हाँ भाई किशन, चल बता कहाँ तक रेस लगानी है तुझे? वहीं अपने विष्णु भैया के ठेले तक, जो हारा वो पाव भाजी खिलाएगा। अच्छा तो चल फिर पैसे गिन ले, एक प्लेट से मेरा कुछ नहीं होगा। विष्णु भैया की पाव भाजी तो मैं कम से कम 4 प्लेट खा जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे आज ही बाबा ने जेब खर्च के पैसे दिए हैं, लेकिन तू भी अपनी जेब देख ले राजू, अगर तू हारा तो मैं पूरी 5 प्लेट खाऊंगा, समझा? दोनों बच्चे आपस में रेस लगाते हैं। विष्णु का पाव भाजी का ठेला वहाँ से काफी दूर था। अपने गांव में एक बड़े से पेड़ की छांव के नीचे विष्णु हर रोज अपना पाव भाजी का ठेला लगाता था। ऐसा कोई समय नहीं होता था जब विष्णु के ठेले पर भीड़ ना हो। जो भी वहाँ से गुजरता विष्णु की पाव भाजी खाए बिना नहीं जाता था। कुछ ही देर में राजू और किशन दोनों विष्णु के ठेले तक पहुँच गए। राजू किशन से पहले वहाँ पहुँचा और फिर विष्णु से बोला, विष्णु भैया चलो जल्दी से 4 प्लेट पाव भाजी लगा दो, और हाँ पैसे ये देगा। हाँ भैया लगा दो, पैसे मैं ही दूंगा। विष्णु सारी बात समझ गया था। उसने 4 प्लेट पाव भाजी लगाकर राजू को दे दी। राजू कुछ मिनटों में सारी पाव भाजी चट कर गया। मजा आ गया, चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा तो किशन, फिर कभी रेस लगानी हो तो बताना दोस्त। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। किशन ने विष्णु को पैसे दिए और वहाँ से जाने लगा तो विष्णु ने उसे रोकते हुए कहा, अरे किशन, अपने दोस्त को 4 प्लेट खिलाई, खुद नहीं खाओगे? भैया मेरे पास और पैसे नहीं है, सोचा था रेस जीतकर आज मुफ्त में ढेर सारी पाव भाजी खाऊंगा, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। कोई बात नहीं, आओ आज तुम मेरी तरफ से खाओ। इतना कहकर विष्णु किशन को 1 प्लेट पाव भाजी लगा कर देता है। किशन पाव भाजी खाकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, सच में विष्णु भैया गजब की पाव भाजी बनाते हो आप। मेरी माँ भी बनाती है घर पे, लेकिन आपकी पाव भाजी का तो कोई तोड़ ही नहीं। मुझे बताओ ना, ऐसा क्या नुस्खा है आपके पास? मैं मेरी माँ को बताऊंगा। ना भाई ना, अगर मैं अपना नुस्खा बता दूंगा तो तुम फिर मेरी पाव भाजी खाने आओगे क्या? हाँ? विष्णु की पाव भाजी में अनोखा स्वाद उसके खास पाव भाजी मसाले से आता था, जिसे विष्णु अपने हाथों से पीस कर तैयार करता था। वो सारे सूखे मसाले बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करता था और बड़ी मेहनत से उन्हें धूप में सुखाकर फिर अपने हाथों से पीस कर तैयार करता था। विष्णु की कमाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन विष्णु की पत्नी शांति विष्णु से, सुनिए जी, वो मेरी सहेली है ना मीरा, अरे वही जिसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता था। पिछले महीने उसने शहर जाकर अपनी चाट की दुकान खोल ली थी। शहर जाकर तो किस्मत ही बदल गई उनकी। जो गोलगप्पे यहाँ 10 के 5 बिकते थे वो शहर में 40 के बिकते हैं। सोचो, सीधा सीधा 4 गुना मुनाफा। एक ही महीने में उसके पति ने खूब अच्छी कमाई कर ली है। अब मीरा को लेकर जा रहा है अपने साथ शहर, और मीरा बता रही थी कि जल्दी वो लोग गाड़ी भी खरीदने वाले हैं। शांति, तू मुझसे क्या कहना चाहती है? मैं सब समझ रहा हूँ। देख, शहर दूर से ही अच्छा लगता है। यहाँ मेरी पाव भाजी को सब पसंद करते हैं। तुझे पता भी है कितनी दूर दूर से ग्राहक आते हैं मेरे पास। शहर में पैर जमाना इतना भी आसान नहीं है। कुछ मुश्किल नहीं है जी, आप ही सोचो, जो पाव भाजी आप यहाँ 15 रुपए की बेचते हो, मीरा बता रही थी कि शहर में वो कम से कम 50 रुपए में बिकेगी। लेकिन शांति, मैं कैसे? शांति विष्णु की एक नहीं सुनती, वो जिद पर अड़ गई। आखिर में विष्णु को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसने शहर जाकर बस स्टैंड के पास अपना पाव भाजी का ठेला लगा लिया। शांति की बात सही साबित हुई। विष्णु को उसकी पाव भाजी की बहुत अच्छी कीमत मिलने लगी। विष्णु ने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी कमाई कर ली और अपनी शांति के साथ अब शहर में ही रहने लगा। देखा जी, मैंने कहा था ना आपसे, बड़ा सोचने से ही बड़ा होता है। अब आप एक काम और करो, ये मसाला खुद तैयार करना छोड़ो। बहुत मेहनत का काम है और वक्त भी बर्बाद होता है। और हाँ, मैंने सब पता कर लिया है, पास में बने बनाए पाव भी मिलते हैं। आप तो बस फटाफट पाव भाजी बनाओ और पैसा छापो। मुझे जल्दी से जल्दी कार चाहिए, वो भी मीरा से महंगी वाली। शांति की तरह विष्णु के मन में भी लालच आ चुका था। उसने झट से शांति की बात मान ली। इतना ही नहीं, अब वो अपने पाव भाजी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों और दूसरे सामान की क्वालिटी के मामले में भी लापरवाही करने लगा। उसने सस्ता और मिलावट वाला मक्खन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सस्ते और बने बनाए पाव खरीदने लगा और पाव भाजी का मसाला भी बना बनाया ही डालने लगा। धीरे धीरे उसने खुद पाव भाजी बनाना भी छोड़ दिया। उसने एक नौकर रख लिया और उसी से सारे काम करवाने लगा। वो खुद बस कुर्सी पर बैठा बैठा ग्राहकों से पैसे लेता था, लेकिन उन पैसों के साथ साथ अब विष्णु में घमंड भी आ रहा था। भैया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान पहले ही मेरा भला कर रहा था। पता भी है क्या कीमत है मेरी पाव भाजी की?
मेरी पाव भाजी खाने के लिए तुझ जैसे भिखारी को 10 जन्म लेने पड़ेंगे। चल भाग यहाँ से और कहीं और जाकर हाथ फैला। अरे कैसे आदमी हो तुम? वो बेचारा कितनी उम्मीदों से आया था तुम्हारे पास। वैसे एक बात कहूं तुमसे, तुम्हारी पाव भाजी इतनी भी खास नहीं है जितना तुम्हें घमंड है। वो तो बस स्टैंड पास में है इसलिए लोग यहाँ आते हैं। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम्हें खास नहीं लगती मेरी पाव भाजी तो क्यों खड़े हो यहाँ? चलो तुम भी नापो अपना रास्ता। मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है, समझे? ये वो विष्णु बिल्कुल नहीं था जिसने एक दिन किशन को उसके बिना मांगे मुफ्त में पाव भाजी खिलाई थी, बल्कि अब तो ये शहर का मशहूर लेकिन घमंडी पाव भाजी वाला बन गया था। विष्णु को अब पार्टीज के लिए ऑर्डर मिलने लगे, जिससे उसे और भी मुनाफा होने लगा। विष्णु ने और नौकर रख लिए, लेकिन इस सब के बीच अपने खाने की क्वालिटी पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वक्त के साथ उसकी लापरवाहियां बढ़ती गईं और फिर एक दिन, कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे बाहर। अब उसकी खैर नहीं। जी आप रुकिए, मैं बुलाकर लाता हूँ उन्हें। विष्णु का नौकर तुरंत विष्णु को बुलाकर लाता है। उस आदमी का नाम राजेश था, जिसके बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए एक दिन पहले ही विष्णु ने पाव भाजी का ऑर्डर पूरा किया था। विष्णु उसे देखते ही पहचान गया और बोला, अरे भाई साहब आप बताइए क्या बात है? बात ये है कि तुम्हारा अब बुरा वक्त शुरू हो गया है। तुम्हारी पाव भाजी खाकर मेरा बच्चा अस्पताल में है, और सिर्फ मेरा बच्चा ही नहीं बल्कि पार्टी में आए सारे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे नहीं भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर रोज कितने ग्राहक आते हैं मेरे पास। आपको गलतफहमी हुई है। आपकी पार्टी में कुछ और खाकर बिगड़ी होगी बच्चों की तबीयत। गलतफहमी तो तुम्हें है बरखुरदार कि तुम्हारी हरकतों का किसी को पता नहीं चलेगा। मैं हूं विनायक, यहाँ का फूड इंस्पेक्टर। बच्चों की तबीयत पार्टी के दौरान ही बिगड़ने लगी थी। राजेश जी ने हमें सही वक्त पर बुलाया और हमारी टीम ने पार्टी के सारे खाने का सैंपल लिया और उसकी जांच की। उस सब में सिर्फ तुम्हारी पाव भाजी ही थी जिसकी वजह से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई। तुमने सब कुछ सस्ता और मिलावट वाला सामान इस्तेमाल किया था, लेकिन अब आगे नहीं कर पाओगे। इतना कहकर फूड इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। विष्णु उनके आगे हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। विष्णु के खिलाफ जांच चली, उसकी दुकान सील कर दी गई और देखते ही देखते विष्णु का परिवार सड़क पर आ गया और विष्णु खुद जेल में। अब विष्णु का घमंड और उसका लालच पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। हालांकि शांति अब भी उसे जेल से छुड़वाने की कोशिश में लगी थी। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने वकील से बात कर ली है, आप जल्दी बाहर आ जाओगे। नहीं शांति, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं लालच और पैसे के घमंड में अंधा हो गया था। मेरी वजह से कितनी मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। तुम गांव वापस चली जाओ, मैं अपनी सजा काट कर वापस गांव आ जाऊंगा और फिर से ईमानदारी की पाव भाजी बेचूंगा। विष्णु की बात सुनकर शांति कुछ नहीं कह पाती। उसे भी अपनी गलती का एहसास था। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। विष्णु अपनी पूरी सजा काटकर कुछ ही सालों में वापस अपने गांव आ जाता है और एक बार फिर अपना पुराना पाव भाजी का ठेला लगाने लगता है। अब वो पहले वाला ही विष्णु था जो रहम दिल था, जिसके दिल में पहले की तरह अपने ग्राहकों के प्रति सम्मान था और उसकी पाव भाजी में भी पहले जैसा ही स्वाद था।